फ्रेंशियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव की रेडियो एक्टिव का है उत्पाद है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव का 6 उत्पाद है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव के प्रोडक्ट। अगला पॉइंट पर बोलूं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव का 6 उत्पाद है। डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव। अगला नोट लगाओ, सीजियम। पहला नहीं लिखा? हाँ तो लिखो अगला, सीजियम। सीजियम कायम था चांदी जैसे धात्विक गुण दर्शाता है। फर्स्ट लाइन लिख लो। सीजियम मुलायम तथा चांदी जैसे धात्विक गुण दर्शाता है, तो गर्म करने तथा प्रकाश के संपर्क में आने से आयनित हो जाता है। का उपयोग परमाणु अलार्म घड़ी में करते हैं। परमाणु अलार्म घड़ी में करते हैं। सीजियम मुलायम तथा चांदी जैसे धात्विक गुण दर्शाता है, तो गर्म करने पर या प्रकाश के संपर्क आने पर क्या हो जाता है? अरे आयनित हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? परमाणु अलार्म घड़ी में। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ये लाइन काम की है, लास्ट वाली। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि परमाणु अलार्म घड़ी में कौन सा तत्व उपयोग में लिया जाता है, सा काम में लेते हैं? रे सीजियम। हेडिंग लगाओ, ग्रुप सेकंड वर्ग। कार्य मर्दा धातुएं, बेस सॉइल मेटल। पहला तत्व कौन सा होता है? रे बेरिलियम। 2 नंबर पे मैग्नीशियम। नंबर पे 4। 5। लास्ट वाला
लॉटरी क्या हो जाएगी रे? बेटा मांगे कन्या सुंदर। बापू दादी कई रोए पढ़ाते हैं कि बापू रोए। क्यों रोए भाई बापू? अरे वो क्यों रुलाना? हाँ वो बेटा मांगे कार वो भी है इसमें। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अरे परमाणु क्रमांक 2 मैग्नीशियम। हाँ 3। पक्का 3। 4। हाइड्रोजन को भूल गए। 4 आगे 12 ये 30 38 38। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा रे? हीलियम 2s यहाँ टोन 3s आर्गन 4s2। आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन 5s और कैनोन है क्या? एस यहाँ कौन सी है आपकी? डोन एस। आज ये लड़कियां सारी क्यों आई यार? तो हम नहीं मानते। पूछते नहीं हो जयपुर वाले तो गणगौर फेमस है। कहते हम नहीं मानते। शादीशुदा और तो वो फिर वो नहीं यार शादीशुदा क्यों करती हैं? पता क्या है? अब ये तो चाहे शिव जी और पार्वती जी की यात्रा निकलती है इसमें। शिव जी और पार्वती जी की तो यात्रा निकलती है। हाँ लड़कियां गणगौर करती हैं। बस सुबह जाती है शाम को जाती है गीत गाने। मटके लेके शाम को जाती है ना गीत गाने। हाँ बोले हमें शिव जी जैसा वर देना और भाभी देना हमें पार्वती जैसी। वैसे कौन सा दिन है आज? ईद नहीं। हिंदू वर्ष कैलेंडर के हिसाब से गणगौर कब आती है? चैत्र के कौन से पक्ष में? कर्षण या शुक्ल? हमारा दिमाग बेच खाया तुम लोगों ने। अरे हिंदू नववर्ष कैलेंडर शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। और तो अभी शुरू हुआ था। आज कौन सी है? तृतीया। याद रख लो ये जितने भी पार्वती के इनके त्योहार आते हैं ना ये सारे के सारे कब आते हैं रे? तृतीया को ही आते हैं। सारे के सारे उठा के देख लेना। तृतीया के अलावा कहीं नहीं आएंगे। अपना जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर है ये जैसे आपका ईसाई कैलेंडर होता है वो जनवरी से शुरू होता है खत्म कहाँ हो जाता है रे? दिसंबर में। अलग अलग महीने हैं ना खत्म करने के ये दोनों। यहाँ खत्म और शुरू दोनों एक ही मंथ में होते हैं। पे ही खत्म तुझसे ही शुरू। वो कहानी यहाँ पूरी अप्लाई होती है। शुक्ल पक्ष से शुरू होता है कर्षण की अमावस्या हो क्या जाता है रे?
खत्म हो जाता है। एक कहावत नहीं पढ़ी है लड़कियों को से ज्यादा तो मैं जानता हूँ। ये कहावत नहीं पढ़ी। तीज त्योहारा है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आरएस की 2018 की लाइन है ये। आरएस 2018 मेंस के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन था। वाइफ तो अगले घर कर रही होगी, अभी हमारे घर तो कर नहीं रही। हाँ, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये गांव वाले तो इस लाइन को जानते हैं। ये भी आरएस 2018 क्वेश्चन है, मेंस का 2 नंबर का। इसका मतलब नहीं पता। आज 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 क्या आपकी गणगौर है, ठीक है। अपने त्योहार आज खत्म हो गए रे। अब जब सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया आएगी ना, जब तीज आएगी, तब हिंदू नववर्ष के कैलेंडर के दोबारा त्योहार शुरू होंगे। अब त्योहार नहीं आएंगे बीच में कहीं भी। पहले तीज आएगी, तीज के बाद में रक्षाबंधन और ये सारे आते हैं। तो ये लाइन इसका अर्थ है कि तीज जब आती है तो त्योहारों को लेके आती है, जब गणगौर आती है तो त्योहारों को क्या करके जाती है रे, खत्म करके जाती है। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ ये इतनी सी लाइन लिखनी थी। इसके दो नंबर का क्वेश्चन था ये। अरे छोरो, थोड़ा बहुत राजस्थानी पे आ ही गए तो देखते हैं तुम्हें कितनी गाती है। चटको कहाँ पहनते हैं रे? नहीं पता? आभूषण है, आभूषण है। अरे लेडीजें पहनती हैं, करवा के तो तुम्हें देने हैं, करवा के तो तुम्हें देने हैं। सटको, अरे गाना है, यूट्यूब पे सर्च करना, 12 पन्ना माने सटको गड़ा दो। ये गाना है, कमर में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं। कमर बंद नहीं होता, कमर बंद, ठीक है, सेम वैसा ही होता है। जहां तक कमर बंद को ही सटको कहते हैं। सूप, सूप कहाँ पहनते हैं? हाथ में। रखड़ी। बादलियों सिर पे आ रही है एक दो। अरे घर पे बूढ़ी दादी माई देखी होंगी ना, उनके यहाँ एक छोटा सा सोने का सा रहता है, के ऊपर लाल कलर के से देख दो मोती लगे हुए थे, यहाँ छोटा सा। क्या कहते हैं? बादलिया। क्या कहते हैं? डोलिया। ये नाम तो पहली बार सुना है। अरे लड़कियों, चलो एक बात बताओ, जब तीज आती है तो तीज को कौन सी ओढ़नी ओढ़ते हैं? लहरिया ओढ़नी ओढ़ते हैं, पक्की? अरे लहरिया ओढ़नी ओढ़ जाती है, मेरा काम नहीं है, और कहीं से पढ़ लेना। हाँ रे, अरे मैं तो पूछ रहा था, आज आपका त्योहार है ना इसलिए। हाँ, देखो रे, ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम। पहले तो ये बताओ, इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? कल वाली जो परिभाषा थी ना कि क्षार धातुएं क्यों कहते हैं उनको, उन्हीं की लगभग सिमिलर है, बस आपको एक शब्द चेंज करना है वहां से। पहले मैंने क्या कहा था, ये धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। पहले वाली हाइड्रोक्साइड बना रही थी, ये भी क्या बनाएंगी? हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। इनकी प्रकृति भी कैसी होगी रे? क्षारीय। उनकी प्रकृति भी कैसी थी? क्षारीय। वो जल में घुलनशील थे अत्यधिक। ये लाइन वाली को चेंज करना, आपको बस इतना करना है कि हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति कैसी होगी रे? क्षारीय। जिस हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करती हैं
वो यदि आप कहीं खोजोगे कि वो आपको मिलता कहाँ है, तो वो मिलता कहाँ आपको, मिट्टी में। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अरे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। बात सेम है दोनों की, दोनों हाइड्रोक्साइड बना रही हैं, वो भी हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ये भी क्या बना रही हैं, आपकी हाइड्रोक्साइड बना रही हैं। वो आपको मिलते कहाँ हैं, जलीय विलयन में। उनका निर्माण की फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, जलीय विलयन में। और इनके निर्माण की फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी रे, मृदा में। इसी के आधार पर दोनों के नामकरण क्या किए गए हैं, अलग किए गए हैं। इसके अलावा बेरिलियम है ना, इसके कुछ गुण अपने इससे अलग है, इन बाकी सबसे पांचों से अलग गुण दर्शाता है। जैसे बेरिलियम कठोर ज्यादा होता है रे, यदि औरों के मुकाबले देखोगे तो सबसे ज्यादा कठोर कौन है, बेरिलियम है। दूसरी बात, यदि कठोर ज्यादा है, गलनांक और कवचनांक भी क्या हो जाएंगे रे इनके, ज्यादा हो जाएंगे। इनके गलनांक और कवचनांक सबके कम है, इसके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं रे, ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाता है रे। बेरिलियम अब जस्ट है यहाँ से, बेरिलियम आ गया। अब बेरिलियम का संबंध है ना, यदि आप ऐसा तिरछा करोगे तो ये किसके साथ दर्शाता है, अपने एल्यूमिनियम के साथ कुछ गुणों की पालना करवाता है। इसके अलावा बेरिलियम ये बहुत कम क्रियाशील होता है रे, निम्न यानी सामान्य कंडीशन में तो कभी ये क्रिया करेगा ही नहीं। लेकिन यदि इसका आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यदि टेम्परेचर आपने क्या कर दिया इसका, बढ़ा दिया, तो ये दो तत्वों के साथ क्रिया चालू कर देगा, ऑक्सीजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। इसके अलावा किसी के साथ नहीं करेगा। वैसे क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है, लेकिन यदि आपने इसका तापमान बढ़ाया तो किसके साथ क्रिया चालू कर देता है ये, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या कर देगा, आपकी क्रियाएं चालू कर देगा। तो देखो समूह दो के तत्वों को, समूह दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड। ये धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, प्रकृति कैसी होती है रे, क्षारीय होती है। ये हाइड्रोक्साइड मृदा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट क्या है, एक बार बेरिलियम हेडिंग ही लगा दो छोटे से, बेरिलियम। बेरिलियम में लिखना पहला पॉइंट, लिखना यह अन्य सदस्यों की तुलना में कठोर होता है। अन्य सदस्यों की तुलना में कठोर होता है। लाइन को मैंने काट के लिखा है ना, रेड कटी हुई, कटा हुआ है। हाँ, यह अन्य सदस्यों की तुलना में कठोर होता है। अगला पॉइंट, के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईली, के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला पॉइंट, यह कम क्रियाशील होता है। यह कम क्रियाशील होता है, जबकि तापमान बढ़ाने पर, जबकि तापमान बढ़ाने
जबकि तापमान बढ़ाने पर यह नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। जबकि तापमान बढ़ाने पर यह नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। अगला पॉइंट, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाता है। ये कोष्टक में ऐसा बना दो जिससे आपको ये समझ में आ जाए कैसे दर्शा रहा है। ये देखो, अपने परिवार के साथ तो रह नहीं रहा है और इसके साथ नए गुण दर्शाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ ही है। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, बेरिलियम आवर्त सारणी में किसके साथ विकिरण संबंध दर्शाता है? अगला पॉइंट है ना, उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण ज्वलनशील ऊर्जा के कारण बेरिलियम सल्फेट ज्वलनशील ऊर्जा के कारण बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील होता है। जल में कम घुलनशील होता है। अगला पॉइंट, इस वर्ग के तत्वों को गर्म किया जाता है तो बड़ी लाइन, इस वर्ग के तत्वों को गर्म किया जाता है तो ये विशेष ज्वाला के साथ जलते हैं। ये विशेष ज्वाला के साथ जलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, आप देखो रे, कैल्शियम को जब आप गर्म करोगे तो ये ब्रिक रेड जलता है रे, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड का अर्थ हो गया जो ईंट नहीं आती, ईंट। ठीक है, ईंट आती है ना, ईंट, वैसा कलर हो जाएगा इसका जलते समय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रिम्सन लाल। क्रिम्सन लाल का अर्थ होता है रे सिंदूर नहीं आता, सिंदूर, सिंदूर जैसा कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, और जब आप इस बेरियम को जलाओगे, बेरिलियम ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है और ये वापिस सिंदूर वाले कलर के साथ जलेगा रे। इसमें अब तक एकमात्र बार पूछा हुआ ये है कि बेरियम को जब गर्म किया जाता है तो इसकी फ्लेम का कलर देखो, इसका फ्लेम का देखो। अगला आपको ये दो तरीके से बोल सकता है, फ्लेम बोल सकता है, ज्वाला रंग बोल सकता है, रंग बोल सकता है आपको। इनमें से किसी भी शब्द का ये प्रयोग कर सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ज्वाला और फ्लेम में तो दोनों एक दूसरे के हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, बस एक ये लाइन आपको अलग है, याद रखनी है दिमाग में कि अगला आपको विशिष्ट ऊष्मा रंग भी बोल सकता है एक तरीके से ये। अब तक अपने पास एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये करंट में आया हुआ है रे अभी ताजा, बेरियम वाला। बेरियम को जब गर्म किया जाता है तो एक कौन सी फ्लेम के साथ जलता है? कौन सी फ्लेम के साथ जलेगा रे? ग्रीन। अपने पास चार ही फ्लेम है, एक ग्रीन है अलग ही बैठा है, दो कौन से आपके कैल्शियम से शुरू करना है, कंटिन्यू चलना है,
पहले ब्रिक रेड कर देना, यानी ईंट वाला। याद रखो, ये ध्यान रखना रे, यदि किसी के दिमाग में कंफ्यूज हो जाओ ना तो लिख लिया करो, इन चीजों से शर्माया करो मत आप। कोष्टक में ईंट लिख लिया करो, अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अपने ईंट लिख लिया करो इसको कि हाँ ये ईंट जैसा रंग है। आप घर जाके देखते हो यार ये ब्रिक कहाँ से लिखा गया, क्या पता क्या है ये, अपने लिख लिया करो साथ में। अगली हेडिंग लगाओ रे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg। ये तत्व है ना, अरे ये कंडीशन है। बाकी तत्व आपको लगभग यदि खोज हुई हुई है तो सबकी सोयल से की गई है या नेचर के ऊपर की गई है, ठीक है। ये समुद्र के द्वारा निकाला गया तत्व है रे, समुद्र में से, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका लिख दो मैग्नीशियम का, समुद्र जल से निकाला गया तत्व है। अयस्क लिख देना रे, डोलोमाइड एंड कार्नेलाइट। डोलोमाइड व कार्नेलाइट के दो अयस्क हैं, डोलोमाइड व कार्नेलाइट। हेडिंग लगाओ रे, यौगिक। मैग्नीशियम के यौगिक। पहला लिख दो मैग्नीशियम क्लोराइड, बोलो रे, केवल MgCl2। सोच लो एक बार, 6H2O। मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख देना MgCl2 6H2O। तबीयत खराब हो रही है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पहले मैं नहीं आता तो तुम लोग तो गालियां निकाल के जाते, बोले यार परेशान कर दिया। अरे कोई इसका एक उपयोग बता दो रे। अपने हो जाती है व्यक्ति की तो दांत, जाड़ ये नहीं होती कि जाड़ खाली होगी, जाड़ जाड़ को भरवाई है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, MgCl2 प्लस MgO, इन दोनों का एक पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट को किस में भरते हैं रे, दांतों में भरते हैं। तो इसका नीचे उपयोग एरो लगा के ऐसे उपयोग लिख दो कि MgCl2 तथा MgO का पेस्ट का नाम क्या हो जाएगा रे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो आपको यदि वो ट्रिक याद है ना रे, तो आपको नामकरण करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब किसी का भी। MgCl2 तथा MgO का पेस्ट दांतों में भरा जाता है। MgCl2 तथा MgO का पेस्ट दांतों में भरा जाता है। तो नाम लिख रहा हूँ, पर तो पहले तो फॉर्मूले बताओ इनके। मैग्नीशियम केसिराइट, का दूसरा नाम है इप्सम साल्ट।
का दूसरा नाम है इप्समोमाइट। हाँ, देखो रे, दोनों का साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, कारण है एक, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। MgSO4 डॉट कितना H2O है, एक, और MgSO4 डॉट 7H2O कर दोगे, तब कौन बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और यदि अकेला जल का अणु रहा तो मैग्नीशियम केसीराइट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है रे आपका, इप्सम साल्ट। अब तक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस नाम से आया हुआ है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र लिखो, क्या हो जाएगा आपका, MgSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, तो लिखो, पहले तो लिख दो मैग्नीशियम केसीराइट और उसका फॉर्मूला लिख देना कोष्टक में। मैग्नीशियम सल्फेट के उपयोग लिख दो रे दवाओं में। कारक के रूप में। उद्योग में। कलर व विरंजक के रूप में। पेंट व साबुन बनाने में। अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र बनाने में। एक चीज ध्यान रखना रे, मेरे को कोई शब्द का अर्थ बताएगा आप में से, व्यंजक। तो दवाओं में शुद्धिकारक का अर्थ समझ गए होंगे भाई, आपका कोई भी केमिकल कंपोजिशन है उसको आपको शुद्धि करनी है तो किसका प्रयोग कर लोगे आप, MgSO4 का प्रयोग कर लोगे। ठीक है, पेंट और साबुन के निर्माण में डायरेक्ट काम में आता है। अग्नि प्रतिरोधी जो वस्त्र बनाने होते हैं उनमें जो केमिकल डाला जाता है वो भी आपका यही है। योग में कलर समझ गए होंगे कि अपने को किसी वस्तु को कलर देना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजक क्या है, क्या बोल रहे हो, ब्लीचिंग। रंजक का अर्थ क्या होता है, रंजक, वी को भूल जाओ एक बार। रंजक किसको, कलर क्यों बोलते हैं ना। अब मैंने इसके शब्द में क्या जोड़ दिया, वी, यानी बाहर निकालना है मेरे को। यदि किसी चीज से आपको कलर करना है या बाहर निकालना है, विरंजक शब्द बहुत जगह आएगा आपके पूरी केमिस्ट्री में। विरंजक का अर्थ होता है किसी चीज से कलर वापस निकालना या कलर को छुटवाना। ठीक है, तो कलर को अलग करना क्या कहलाता है रे, विरंजक कहलाता है। आगे से याद रखना कि विरंजक का अर्थ क्या होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बार बार ये शब्द आएगा, आप इसको रटोगे कि हाँ ये पता नहीं है कि विरंजक है क्या चीज। अब आप बोलोगे नहीं कि हाँ विरंजक का अर्थ क्या होता है, कलर निकालना है, अर्थात कलर निकालने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं रे अपन, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखो। एक नोट लगाओ रे, ये नोट है नहीं यहाँ का, ये ध्यान रखना, ये नोट आगे आएगा। बस कोई बात कि ये नोट आपको परेशान करेगा, अब तक 3 से 4 बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखवा रहा हूँ। और जब डी ब्लॉक आएगा तब दोबारा बात करूंगा, तब ये सेम नोट वहां वापस पूछूंगा, ध्यान रख लेना। अभी तो लिखो,
पायरोलुसाइट, आप कई बार आपके सीपीओ में सीजीएल में बहुत अजीब क्वेश्चन देखते हो ना केमिस्ट्री के यौगिकों के, वैसा क्वेश्चन है। पायरोलुसाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड, एक ही नाम है ये, पायरोलुसाइड मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक अयस्क है पायरोलुसाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड, एक अयस्क है। तो मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो मैग्नीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है हेडिंग लगाओ रे, कैल्शियम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है रे मानव शरीर में? है हड्डियों में है, हड्डियां क्षण भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, नॉर्मल दबाव पड़ा तो हड्डियां क्या हो जाएंगे रे, जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम के लिए मैं आपको पहले दो चीज लिख रहा हूँ रे जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, ये CO3, CaO और CaOH2। पहले नाम बताओ। पहला कैल्शियम कार्बोनेट। अरे ये तो बता दोगे मेरे को, सारा पता है, अभी तो गड़बड़ आपकी होगी होगी जो मेरे को पता है ना कहाँ होगी। ये तो अपने ट्रिक वाला काम कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा आपका? देखो रे, एक चीज ध्यान रख लेना, यदि ये पावर लगी हुई तो आप दो पावर लगी हुई तो क्या लिखोगे आप? डाई हाइड्रोक्साइड। यदि आप ना लिखो तब भी बात पड़ जाएगी, लेकिन यदि आप डाई लिखते हो तो सुटेबल रहेगा आपके लिए। कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। अब मेरे को ये बताओ आप, इनमें से चूना पत्थर कौन सा है? मैं तीन नाम लिख रहा हूं, मेल मिलाप आप कर देना। पहला लिख रहा हूं चूना पत्थर, दूसरा लिख रहा हूं त्वरित चूना, क्विकलाइम, और तीसरा है जावा चूना। आप पढ़ते हो ना आज तक ये, तो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि है कौन सा ये। अब ढूंढो आप कौन सा क्या है। इसको किससे मिलाऊं? एक से पक्का? चलो ठीक, एक ये, तीन से, तीन से कौन बोल रहा है? दो से, और ये, अब बता दो ये सही है क्या? ये सही है रे, ठीक है, आगे से याद रखना। ठीक है, अब मैं बताऊं, इसी का मैं एक नाम और दूंगा आपको अभी। दूधिया चूना। जब आप कौन से में परवाह करोगे, इसमें या इसमें? नीचे वाले में किसका परवाह? CO2 का। किसका? सी का नहीं, सी का करते ही कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, और वो कैल्शियम कार्बाइड इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ना कि और किसी के साथ करेगा। देखो रे, बनते कैसे हैं ये, जब आप चूना पत्थर को गर्म करते हो 1973 केल्विन के आसपास, एक बार समझ लो इनको, ये रिएक्शन बहुत आती है आपके, और ये सर्वाधिक कैल्शियम के आने वाले यौगिक हैं तीनों के तीनों। आप CaCO3 को अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को 1973 पे गर्म करोगे, गर्म करने के ऊपर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप इसमें
क्या मिलाओगे रे? किसके साथ अभिक्रिया कराओगे इसकी? NaOH के साथ, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, हीट निकल जाएगी आपकी, और आपके लिए बन क्या जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इसी की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो रे? कार्बन के साथ करवा दोगे, अकेले कार्बन के साथ, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी दिमाग लगा के, आप अपन घर पे कड़ी करते हैं, फाइट करते हैं, आप जब कड़ी करके हटते हो तो आपको दीवार पे ऐसा फीलिंग आती है कि यार अपन ने कर क्या दिया, अपने को तो कलर दीवार फीकी फीकी नजर आती है, आपको आती है? लेकिन आप एक दो दिन बाद में देखते हो तो वही दीवार आपको एकदम सफेद, एकदम चमकीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन है एग्जाम का। पहले एक बात बताओ मेरे को, आप जब आप उसको दीवारों कलर कर रहे हो, तब इनमें से कौन सा कर रहे हो? हैं? ये वाला? जब आप दीवार पे कलर करते हो ना, तब आप इसका निर्माण होता है वहां पे। लेकिन जब आपने कलर करके छोड़ दिया है, अब वायुमंडल में क्या पाई जा रही है? CO2। क्या पाई जा रही है रे? CO2। वो CO2 इसके साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करके जो जल का अणु है यहाँ पे जो बीच में बैठा हुआ है, ये जल का अणु तो यहाँ से क्या हो जाएगा रे? मुक्त हो जाएगा, और वापिस किसका निर्माण हो जाएगा? आपका चूना पत्थर का। ठीक है, इसी कारण आपकी दीवार वापिस क्या हो जाती है? चमकीली हो जाती है। ठीक है, तो लिखो। पहले तो ये काम करो, ये तो लिखो कैसे, लिख दो ये, समझ में आ जाएगा। इन तीनों का नाम लिखना है, पहले यौगिक लिखने हैं, एक साइड तो इनके नाम लिखने हैं रासायनिक नाम, और एक साइड लिखने हैं जो ये व्यापारिक नाम के तौर पर, या इनको अपन जो बोलते हैं वो नाम। क्योंकि सर्वाधिक यदि एग्जाम में कोई नाम पूछा जाता है तो ये वाले हैं रे। ये तो क्या है, जो थोड़ा बहुत भी, जैसे मान लो मेरी वाली ट्रिक फिट बैठ रही है यहाँ पे, CO3 आ रहा है, आपको क्या बोलना है? कार्बोनेट बोलना है। फिट है अपने लिए। O आ रहा है, ऑक्साइड बोलना है। OH आ रहा है, क्या बोलना है अपने को? हाइड्रोक्साइड बोलना है। ये सबको पता है, लेकिन कंफ्यूजन यदि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो वो कहाँ होती है आपकी? यहाँ होती है, तो इनको लिख दो। समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं अलग लिख दूंगा। वैसे फेज 12 के फॉरम किसकी? तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग CPU का फॉरम, लोग फेज 12 का भी नहीं भर रहे, तो तुम आ क्यों रहे हो? फेज 12 नहीं भरा क्यों? अरे पोस्ट समझ, मैं एक बात और बताऊं आपको, आपकी CHSL की पोस्ट कितनी आई है इस बार? कितनी आई है ना? जबकि आनी क्या चाहिए थी? ज्यादा आनी चाहिए थी ना? क्यों नहीं आ रही? ये फेज 12, 10 और 9, ये किसकी पोस्टें खा रहे हैं? अरे वो छोड़ो, वो गई नहीं गई वो बाद की बातें हैं। ये फेज 9, 10 और 12 की पोस्ट निकाल के कहां से ला रहे हैं? कोई नया पद तो सर्जन हुआ नहीं है। भाई नया पद सर्जन होता तो अपने को पता चलता ना, अखबार में आती कि सरकार ने इस नए पद की क्या की है, घोषणा की है। जैसे पशु परिचर वाला पद था, सरकार पहली बार लेके आई है, नया पद, एकदम नया पद सर्जन किया है। ठीक है, ये आपके CHSL की पोस्टें खा रहे हैं। और एक बार आप सोच के देखो, फेज 12 के फॉर्म ना नाम मात्र के भरे गए हैं, और पोस्ट हैं 3000। कितने? फेज 12 के 34 लाख है, और CHSL के देखना कितने भरे जाएंगे, फिर बात करूंगा। अरे इससे ज्यादा आएंगे,
मैं आपको कह रहा हूं इससे ज्यादा आएंगे, 2 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख ज्यादा आएंगे। अरे मैं एक बात बता रहा हूं, दुनिया को एक ही बात पता है कि 12वीं के बाद में यही फॉर्म बताता है। अरे पेपर देने तो 34 लाख में से है ना, मैं बताऊं इस 34 लाख में से रेशियो आएगा 30 के आसपास, ठीक है। ये 4 लाख तो फॉर्म भी नहीं देने जाएंगे, और 30 भी, जहां तक 30 भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस 30 में से जा रहे हैं ना, इस 30 में से, उनमें से 15 लाख को तो ये नहीं पता कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। आपके एसएससी का कंपटीशन मात्र और मात्र पूरी ऑल इंडिया में 3 लाख के मध्य चलता है, ओनली 3 लाख। और आने वाले टाइम में ये 3 लाख भी नहीं रहेंगे। एक बार आप बस ये सीपीओ वाला पेपर है ना, ये देख के देख लो, फिर ये 3 लाख भी नहीं मिलेंगे। ये केट वाली एजेंसी पहला पेपर करवाएगी सीपीओ का, है एजेंसी डिसाइड हो गई है, पेपर वही करवाएगी। हाँ, टीसीएस से पावर छीन ली है पूरी की पूरी, टीसीएस के पास फिलहाल पावर नहीं है। अरे दे चुके, आप कैसे, एक बात तो सिर्फ उनको ये नहीं दिया है कि आप अपनी क्वेश्चन बैंक अप्लाई कर सकते हो, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। और उसमें भी बताऊं क्या लिखा हुआ है, मे भी अप्लाई, कोष्टक उन्होंने लगा के है ना, ऐसा लिख दिया है मे भी अप्लाई। अगलों ने कर दिया ना, तो आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा। टीसीएस के पास तो पावर नहीं है बिल्कुल भी फिलहाल एसएससी की किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने की, टीसीएस के पास पावर नहीं है। तो ये मानो यही बच्ची है कि यही, और यदि केट वाली एजेंसी एग्जाम करवाती है तो ये पक्की बात मान के चलो कि 2 चीजों में तो आपका भूत उतारेंगे उतारेंगे वो लोग, मैथ में और इंग्लिश में। और तो कहीं आपको बख्श दें, लेकिन यहाँ 2 जगह नहीं बख्शेंगे। आप एक बार है ना एक काम करना, 2021 का आरएसएमबी बोर्ड का ग्राम सेवक का पेपर उठा के देखना, प्री वाला, मेंस वाला नहीं, प्री वाला। आरएसएमबी बोर्ड जो राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसका ग्राम सेवक का 2021 का पेपर डाउनलोड करना, प्री वाला, सारे के सारे डाउनलोड करना, चार शिफ्ट चली थी। और एक बार है ना मैथ के क्वेश्चन कर लेना। केट ने नहीं करवाया था, मैं ये कह, हाँ वीडियो, हाँ ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ठीक है, उसका पेपर डाउनलोड करना, प्री का, मेंस का नहीं, प्री का, ठीक है। और उसके मैथ के क्वेश्चन करना, आपका यदि बड़ा बड़ा भूत है ना, वो सारे उतार देंगे वो लोग। और एक बार फिर उन क्वेश्चनों को गूगल पे पेस्ट करना, कौन से क्वेश्चनों को, साइन और कोस वालों को, और फिर ये देखना और नीचे लिखना विच एग्जाम, कौन से एग्जाम में आया था। तब आपके नीचे से आएगा आईआईटी 2002, आईआईटी 2007, आईआईटी 2009। हाँ रियल में 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन। लड़कों का रेशियो आया था, जो अपने आप को धुरंधर कहते थे ना, बोले हो मैथ, बोले मैथ तो बाएं हाथ का खेल है, पूरे शरीर से नहीं हुई थी, बाएं हाथ की तो छोड़ो, पूरे शरीर ने हाथ जवाब देते थे, बोले ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। शायद मैथ की हमारे एक्चुअल जो कट ऑफ आई थी उस टाइम पे 30 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन रहे थे 7 से 8, और वो भी तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग होती ना तो आरएसएमबी बोर्ड का रूल फेल हो रहा था हमारे। कैसे? 40% वाला रूल है आरएसएमबी बोर्ड में, आप किसी भी एग्जाम को दोगे, किसी भी कैटेगरी में आते हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, आपको 40% चाहिए। चाहे आप यहाँ तक कि विधवा, तलाकशुदा, कहीं भी हो, फौजी वोजी कुछ भी हो, 40% लाना अनिवार्य है, 40% लाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये 40% वाला रूल फेल होता है ये नेगेटिव मार्किंग करते। बताऊं क्यों? हमारी कट ऑफ गई थी 47%, तब गई थी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यदि नेगेटिव मार्किंग होती ना तो मैं रूल लाते 25% वाले पास हो गए और पूरी एग्जाम निरस्त होती, पूरी की पूरी। तो मैथ है ना, मैथ अपने को अपने सोचते हैं कि मैथ अपने को आती है, अपने को मैथ आती है नाम मात्र की। यदि अगले अगले आप तक अपने को परमे तो कभी पूछी नहीं है, परमे वाले पोर्शन में तो आपके गए ही नहीं है कभी। तो ऐसे ऐसे कोष्टक लगाते हैं, मंजला व कौन कौन से कोष्टक लगते हैं, उनके बीच में लगाए कोमार, बोलो सिद्ध कर दो।
तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना, उनके एक बार कॉपी देखना उठा के। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है भाई, जैसे आपके ऑप्शन आते हैं ना, वैसे ही फर्स्ट ग्रेड में मैथ में ऑप्शन ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लिखित करवाता है, लेकिन पर में आती हैं। थ्योरम लोगों से थ्योरम नहीं होती। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन असली तरीके से पढ़ ली ना, उस दिन ये सोचोगे कि हाँ एक्चुअल ज्योमेट्री पढ़ी है हमने। ऐसी ज्योमेट्री देते हैं, बोले ये तो खेत है, इस खेत को वर्गाकार भाग में काट दो, और काटने के बाद में 4 रास्ते बना दो। 4 रास्ते बनाने के बाद में यहाँ दूब लगानी है इस बीच वाले वर्ग में। इस अकेले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस दूब का रुपया बताना है। वर्गाकार खेत था, वर्त बनाया, अब रास्ते काट दिए 2 अलग अलग, और फिर बोल रहे हैं बोले इनके अब बताओ इस भाग में कितने में दूब लगेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो अपने, मैं आपको एक बार पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन मैंने आपकी क्लास ली थी उस दिन मैंने 2 बातें बोलना शुरू की थी। आपका पेपर का लेवल चेंज होगा, आपके पेपर का लेवल चेंज होगा। एक तो हो गई है, और मैं आपको एक बात अब कह रहा हूं, आपके पेपर का लेवल नहीं, आपके पेपर का पैटर्न चेंज होगा। ये आपके लिए इस साल की लास्ट एग्जाम में है, पास करनी हो तो कर लेना, अन्यथा ना मैं कहूँ पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, एसएससी क्लियर नहीं होगी। सेम कहानी हो जाएगी यूपीएससी वाली। यूपीएससी में लोग तैयारी कर करके पागल हो जाते हैं, नंबर नहीं आता। जिससे उम्मीद होती है ना इसका तो आएगा ही नहीं, उसका तो आ जाता है। और ये होता है ना कि इसका तो आएगा ही आएगा पक्का, उसका आता ही नहीं, वो परी क्लियर नहीं कर पाता। आपको मैं बहुत से ऐसे आईएएस अधिकारियों के इंटरव्यू पढ़ा सकता हूं, या आप गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, कि जिन्होंने आईएएस में टॉप 100 में रैंक ले आए थे, और अपनी रैंक सुधारने के लिए क्या होता है कि कई बार जनरल कैटेगरी की रैंक थोड़ी सी हाई फ्लक्चुएशन मार जाती है, इस कारण टॉप 100 में आने के बाद में भी आईएएस नहीं मिल पाता। ठीक है, इस कारण वो अपनी रैंक सुधारने के लिए 12 एग्जाम देते हैं, उनसे 3-3 बार उन्होंने एग्जाम दे ली और उनकी प्री क्लियर नहीं होती है। एक्चुअल बात आ रहा हूं आपको। अपने पास ये लास्ट मौका है इस साल वाला, और इस साल आपकी यदि भगवान की दया ठीक रही तो आपकी सीजीएल की पोस्ट ठीक आएंगी। आपको अभी कह रहा हूं, यदि आपसे सीपीओ से की पार नहीं पड़ रही है, एग्जाम देनी है, लेकिन सीजीएल का पैटर्न लेके चलो, आपके पास टाइम है, 6-7 महीने हैं आराम से। 6-7 महीने में आप कुछ ना कुछ कर लोगे। और लड़कियों, यदि तैयारी कर सकती हो तो आईबीपीएस अभी की फॉर्म निकले हुए हैं, आईबीपीएस के फॉर्म निकले हुए हैं रे अभी। ये मान लेना 6 महीने ईमानदारी, यदि आपको 1 साल में नौकरी चाहिए, सिर्फ 1 साल में, लेकिन आपको 6 महीने जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और बैंक के एग्जाम क्लियर कर सकते हो आप आईबीपीएस की। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपको वहां एक चीज आना बहुत खतरनाक है। आप रीजनिंग के क्या कहते हो, रीजनिंग आती है? आती है क्या? एक बार बैंक वाली पढ़ लेना, एक बार पढ़ के देखना बैंक वाली, देखी हुई है ना? हाँ, यदि आपने रीजनिंग पे अपनी कमांड बना ली बैंक में, तो आपका पेपर क्लियर है। और सबसे कम टाइम में, सबसे क्विक टाइम पे, उसके डेट जो फिक्स कर दी ना उन्होंने, उस डेट पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, गारंटी शुदा होगा। देख लो, अभी आईबीपीएस की वैकेंसी आई हुई है, दोबारा आईबीपीएस की वैकेंसी अभी दूसरी वैकेंसी आएगी कब? अगस्त एंड में। 1 अगस्त एंड में आएगी। अगस्त जो ही खत्म होगा, सितंबर शुरू होगा, सितंबर के मिड में एसबीआई पीओ की वैकेंसी आएंगी, और फिर आरआरबी बैंक की वैकेंसी आएंगी। अब आगे आने वाले में आपके बैंक की वैकेंसी तो भरी पड़ी है अगले 3-4 महीनों में। यदि कोई तैयारी करता हो तो सही तरीके से कर लेना। वहां आपको 2 चीजें आनी चाहिए रे, बैंकिंग जीके आना चाहिए कंप्लीट, और इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। ये यहाँ तक लिख लिया है, इनकी रिएक्शन लिखेंगे कल कल को, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, और दूध या चूना किसे कहते हैं।